ये है बिहारी पॉइंट, सच सच बात दिखाता है। भैया अजय कुमार जी, भैया अजय कुमार जी, न्यूज की सच्चाई दिखलाता है। बिहारी पॉइंट न्यूज सच सच बात सबको दिखाता है। अजय बाबू का नमस्कार, और बिहारी पॉइंट के हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। एक बार फिर से आपके बीच आने का मौका मिला है, और ये मेरा सौभाग्य है कि कई बार मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला है, अपनी बातें रखने का मौका मिला है, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा हमारे दिव्यांग पत्रकार अजय कुमार जी का, जो हर बार कुछ नया ज़हर का घूँट लेकर के हम लोग को पिलाते हैं, और हमें अच्छा लगता है वो ज़हर का घूँट, चूँकि उसमें सच्चाई होती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और थैंक यू सो मच अजय बाबू मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। जो नीरज बजाज मैं कलवा सवाल के स्टार्ट करना चाहूंगा। आप मीठा क्या सवाल कभी आप पूछबे नहीं करते हैं। रेडी है? रेडी रेडी। सही है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ हाँ कि हमारी देश में क्या हो रहा है जब हम जान बताने वालों को हम बता नहीं पाते हैं, हाँ। तो हमारी जान कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात कहा है आपने, और अभी तो आप अगर न्यूज़ को देखें तो इतना बड़ा-बड़ा मुद्दा आ रहा है जो हमारी विफलता को दिखा रहा है। निश्चित तौर पे आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, अभी हम कुछ सालों के बाद, 1-2 दशक के बाद हम लोग आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं 2047 में। आज हमारे साथ-साथ जापान आज़ाद हुआ था, हमारे साथ-साथ चीन आज़ाद हुआ है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही दयनीय है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है भारत के पास लोग नहीं है, ऐसा नहीं है भारत का नीयत खराब है। लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, वो इतना डवाडोल हो चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं खुद राजनीति पार्टियों में सक्रिय हूँ, और मैं इसको नज़दीकी से देख रहा हूँ कि राजनीति पार्टी को जस्ट लाइक एक माने मछली बाज़ार बना दिया गया है। इस मछली का रेट ये है, इस मछली का रेट ये है, इसका ये है, इस योजना में इतना कमीशन चाहिए, इस योजना में इतना कमीशन चाहिए। सरकार जो योजना लाती है उसका आधा तो कमीशन बाजी में चला जाता है। डीएम से लेकर के नीचे जो वार्ड स्तर तक के लोग हैं, सब लोग कमीशन बाजी में चले जाते हैं। कमीशन, अगर मेरी नज़र से देखें तो कमीशन गलत नहीं है, ठीक है? आप समाज में काम कर रहे हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, एक मुखिया को आपने जिता करके भेजा है। उसकी मासिक सैलरी कितना दे रहे हैं? ₹2500। अभी सुनो 5000 करने वाले। तो मैं उसी उसी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि जिस मुखिया को आपने भेजा है, एक मुखिया के यहाँ सुबह से शाम तक में 50-100 आदमी आता-जाता है। अगर वो चाय भी पिलाए 100 आदमी को तो ₹1000 का रोज़ उसका चाय का जा रहा है। आप मुखिया को क्या दे रहे हैं? महीने का 2500 से ₹5000। क्या उसमें उसका परिवार चल जाएगा? क्या उसमें उसका माने चाय-पानी मैं का खर्चा निकल जाएगा? क्या आपको उसमें? रोकना चाहूंगा। हाँ, आपने कितना रुपया बोला? 2500 अभी तक था, अब सुन रहे 5000 करने जा रहे हैं। 2500। हुँ, मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा। हुँ, हुँ। 2500 रुपया मिलने वाला मुखिया क्या तुम्हें कौन ऐसा जादू का सभी लग जाता है? 25 लाख का गाड़ी गाड़ी कहाँ से आता है ये बताइए। बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। 2500 मुखिया सैलरी पाने वालों को ऐसा कौन-सा जादू मिल जाता है कि 25 लाख की गाड़ी आती है। देखिए, ये हमारे भ्रष्ट तंत्र की नाकामी, ये हमारा तंत्र पूरा भ्रष्ट हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक मुखिया को 2500 से ₹5000 सैलरी दे रहे हैं, तो वो मुखिया कमीशनबाज़ क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं योजना का पैसा लूटेगा? क्यों नहीं वो चाहेगा भाई, दुनिया जब डीएम से लेकर के वार्ड मेंबर तक जब इस बंदर बांट में भिड़े हुए, तो मुखिया क्यों नहीं लूटेगा? और मुखिया ना लूटे
पे इसको लेकर करके आपने क्या-क्या प्रावधान बनाया है? आपने ऐसा क्या करके दिया है कि मुखिया ना लूटे? ऐसा कौन-सा आपने तंत्र लगा दिया जो उसकी निगरानी कर सके? जो निगरानी करने वाले आते हैं वो खुद चोर है, वो खुद भ्रष्ट है, तो वो क्या इन चीज़ों को निगरानी करेगा? तो निश्चित तौर पे ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र सड़ चुका है। कमीशनबाजी के चक्कर में अच्छी क्वालिटी का पुल नहीं बन रहा है, अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बन रहा है और निश्चित तौर पे अभी जैसे बाढ़ का मैंने एक बार बोला था कि बाढ़ जब आएगी तो पूरा बंदरबांट होता है योजना का। निश्चित तौर पे योजना दुनिया भर का है लेकिन बंदरबांट में सब पैसा जा रहा है। उचित आदमी तक ये योजना पहुँच नहीं पा रही है और इसको लेकर के अगर आप आवाज़ उठाएँगे तो आप ही के ऊपर लोग फिर चढ़ बढ़ के आप ही के ऊपर चढ़ बढ़ के लोग आ जाएँगे। तो क्या कीजिएगा ये भ्रष्ट तंत्र है अब इसमें तो अब ज़्यादा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हुँ। हमारे हमारे स्कूल में 15 मिनट पर एक बन चुका होता है, जी। इसको कौन रोकेगा? तो देखिए 2 ची इसमें मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तरफ तो हम लोग आधुनिकता की तरफ भागते जा रहे हैं। हम आधुनिक बनना चाह रहे हैं, हम मॉडर्न बनना चाह रहे हैं। हमने शिक्षा को तो बर्बाद कर दिया ना, शिक्षा को बिज़नेस बना दिया। पहले जो शिक्षा मिलता था, शिक्षा के साथ संस्कार मिलता था। परिवार में कौन भाई, कौन चाचा, मुझे आज भी याद है कि पहले का संस्कार जो था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोग के लिए पूरा गाँव बहन होता था। पूरा गाँव के माता, बेटी, चाचा, चाची जो भी था एक अलग रिश्ता से बाँधा जाता था। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, अभी का जो आपाधापी इस मॉडर्न युग को जिस तरह से मॉडर्नाइज़्ड किया जा रहा है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि आप अपने अपने बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से मैकाले की शिक्षा पद्धति जो चाहता था भारत बर्बादी की ओर बर्बादी कगार पर जाए तो बरा आज अमेरिका में टीका पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे पूछता हूँ अजय जी आपने पहली से लेके 10वीं तक पढ़ाई किया। एकदम तीखा सवाल मैं आपसे करता हूँ आज जी कि जी पहली जी से 10वीं तक जो भी आपने पढ़ाई किया या इंटर तक जो आपने पढ़ाई किया, बीए जी तक आपने जो पढ़ाई किया, उस जी पढ़ाई का आपके जीवन में कितना उपयोग है? आप अगर दिल पर हाथ रख के बोलेंगे तो आप 1% भी नहीं बोल सकते हैं कि उस पढ़ाई का 1% भी हमारे जीवन में उपयोग हुआ। बिल्कुल सही जवाब। 0.001% हम लोग अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं, तो वैसी शिक्षा पद्धति का क्या फ़ायदा? आखिर कब तक हम a प्लस b का होल स्क्वायर सीखते रहेंगे, उसका कहाँ यूज़ कीजिएगा आप a प्लस b का होल स्क्वायर? कब तक हम थ्योरम पढ़ते रहेंगे, उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। कब तक हम मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो अभी माने एक एक मैं जापान का बहुत अच्छा पढ़ रहा था कि जापान जी अपनी शिक्षा पद्धति को हर 5 साल में बदलता रहता है। वो हर जी 5 साल में नई-नई चीज़ों को ऐड करता रहता है। अगर जी आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 20 साल पहले हम लोग दिया के नीचे पढ़ते थे, लालटेन के नीचे पढ़ते थे, रोशनी नहीं हुआ करती थी, किसी तरीके से जीवन यापन होता था। क्या आज भी वो स्थिति है क्या? आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पहले अगर किसी को हम बोलते कि मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर पाएँगे, दिल्ली में बैठा आदमी को अपने मोबाइल से देख पाएँगे, आपके घर का निगरानी आपका कैमरा करेगा, तो पहले कोई यकीन कर पाता क्या? लेकिन आज हो रहा है। आप यहाँ से बैठे-बैठे अमेरिका का बिज़नेस चला रहे हैं। तो समय के साथ शिक्षा पद्धति को डेवलप करते रहना चाहिए। आखिर कब तक हम लोग वही माने वही रट्टा-फिकेशन करते रहेंगे? इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और निश्चित तौर पे इसे ध्यान जाना चाहिए, इसमें मॉडिफ़िकेशन होनी चाहिए। ये तो मैं शुक्र मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे मतलब हम सब के प्रधानमंत्री कुर्सी पर जब वो बैठे तो हम सब के हो गए, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हुए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर अब गया है, उसपे धीरे-धीरे वो कोशिश करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर भी दबाव है। आप सोचिए भारत की प्रधानमंत्री के ऊपर भी दबाव है। आज मेडिकल सिस्टम में कितना बड़ा लूट मचा हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ हम लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ वही डॉक्टर कैंची लेकर के दैत्य से भी बहुत बड़ा दैत्य आज डॉक्टर बन गया है। जो दवाई ₹1 की आ सकती है उसको ₹1000 का बेचा जा रहा है। तो बिल्कुल सही बोला पूरी था। पूरी पूरी स्थिति अब आज हमारे समाज की है जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। एक किसान अपने खेत में अनाज उगा करके 2 पैसा कमा नहीं पा रहा है, लेकिन वही अनाज को स्टोर करके बेचने वाला व्यक्ति मालामाल हो रहा है। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? क्या अगर सरकार अपने हॉस्पिटल को, अपने सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त कर दे, तो क्या ज़रूरी है प्राइवेट हॉस्पिटल बनने की? लोग अपना ज़मीन बेच के, घर बेच कर के अपना इलाज करवा रहे हैं।
वो हम्म, बहुत सारा ऐसा इलाज है जिसका आयुर्वेद के ज़रिए समाधान हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग डॉक्टरों के हाथों लूटे लूटे जा जी रहे हैं। जी लो जी। डॉक्टर किडनी निकाल के बेच रहा है। इससे बड़ा हाँ, दैत्यपना तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। मैं आपको एक बात बताना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। जब कोरोना आया था, हुँ, तो कोरोना में अनाज आदमी का किडनी निकाल के बेच दिया गया। अब और बताइए। कहीं को मीडिया, कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। अब बताइए, आप कह रहे हैं कोरोना में 250 आदमी का किडनी बेच दिया गया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारत के मेडिकल सिस्टम का? आज हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं। एक लेकिन मैं इसमें एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र हर जिला में खोला। ये निश्चित तौर पे काबिल-ए-तारीफ़ है, एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हमें शिकंजा कसना होगा उन माफियाओं पे, उन दवाई माफियाओं पे, उन मेडिकल माफियाओं पे, जिन्होंने जो इलाज हमारा 5,000 में हो सकता है, उसको सीधे 5 लाख तक ले जाते हैं। आज घर-घर में कैंसर फैल रहा है, कैंसर के मरीज़ आपको हर 100 में से 1 आदमी के घर में मिल जाएगा। क्यों मैं ऐसा हो रहा है? यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा। हो सके मेरी बात आपको बुरा लगे, हुँ, कारण कि आप उन्हीं के जाति में से आते हैं। मैंने एक न्यूज देखा था आपका, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर आपने ऐसा बोला है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ आपने देखा होगा और मैं समझता हूँ कि एक समय आने के बाद देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। राजा सब दिन राजा नहीं रहता है। राज सिंहासन का भी एक समय होता है। तो हमारे जी ऊपर के जो जितने भी नेता हैं उनको चाहिए कि समय से ठीक है, आपने 20 वर्ष तक बिहार में राज किया बहुत अच्छी बात है। नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए मैं सोच के लोगों को मौका मिलना चाहिए। कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक सिपाही बोला था कि थाना में जाओ, दारू आता है, थाना से दरोगा दारू बेच देता है। तो बताइए हमारे नीतीश कुमार कहाँ तक सही है। आपने सही नहीं देखिए वहाँ पे नीतीश कुमार जी का इरादा साफ है, उनका मंशा साफ है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं डीएम, एसपी और डीएसपी और थानेदार, ये 4 लेवल के जो लोग हैं वो संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर ये लोग सुधर जाए हालाँकि नीतीश जी का ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी यार से चलो बने बहुत चाहिए, क्या पहले से ज्यादा बिक रहा नहीं, है। मैं उसी का खंडन करता हूँ, मैं अपनी पूरी बात बताता हूँ। हालाँकि जी हमारे नीतीश जी का मंशा पूरा साफ था कि बिहार में दारूबाज़ी बंद होना चाहिए, दारूबाज़ी से कितने परिवार का नुकसान हो रहा है, जितना राजस्व सरकार को आता नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, समाज दूषित हो रहा है और समाज में ब भ्रांतियाँ कई तरह की फैल रही हैं, लोग नशे में कुछ से कुछ कर रहे हैं, घर परिवार व्यवस्थित नहीं है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा पहल किया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन शराब नीति को जिस हिसाब से लागू करना चाहिए था, उस हिसाब से लागू नहीं हुआ। आज के ज़माने में आप ये समझिए कि आप किसी को ज़बरदस्ती चुप नहीं करा सकते। आपको जी शराब नीति लागू करना था, तो उसको ढंग से लागू करना था। आज जब चारों तरफ से दारू आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो चौकीदार हैं, हमारे जो थानेदार हैं, वही डिलीवर कर रहे हैं। वो सरकार के आदमी होने के बावजूद वो खुद से डिलीवर कर रहे हैं। तो कहाँ से जी दारूबंदी बंद होगा? अब आलम ये हो गया है कि लोग दारू ना मिलने के अभाव में सॉल्यूशन पी रहे हैं। दारू ना मिलने के अभाव में कोरेक्स पी रहे हैं। दारू ना मिलने के अभाव में जो नकली दारू बना होता है, जिसमें आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा कि सैकड़ों आदमी का जान छपरा में जी चला जी गया। जी तो वो नकली दारू पीते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए अभी की वर्तमान परिस्थिति में कि ठीक है दारू नीति को लागू करें, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले जो दारू होता है, जिसमें आदमी के शरीर को कम से कम नुकसान हो, उसको मार्केट में लाया जाए ताकि जी
ये जो नकली दारू बन रहा है, ये जो नकली दारू से लोगों का जीवन हराम हो गया है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, एक-एक पंचायत से लोग मर रहे हैं, इस ये चीज़ बंद हो जाता। तो मैं इसका ठीक है, नीतीश जी का सोच बहुत साफ था कि दारू नीति लाना चाहिए, लेकिन उसको ढंग से एक्टिवेट नहीं कर पाया और इसका आलम ये है कि दारू का धंधा तो और फल-फूल गया है। पहले आपको वहाँ दुकान में जाके लेना होता था, अब आपको घर पे मिल जा रहा है। कितने सारे माने आपका थाना आपका डिलीवर कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये मैं समझता हूँ सरकार की नाकामी है, ये उनका सोच अच्छा था लेकिन ये फेल्योर प्रोडक्ट है, तो इस फेल्योर उनका प्लान है, तो उनको हटा देना चाहिए। दारू नीति लाना चाहिए लेकिन सही से लाना चाहिए। मैं इसमें तारीफ़ करना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी बहुत सही कह रहे हैं। उन्होंने बोला था ना कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 15 मिनट में दारू नीति खत्म कर दूँगा, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। 5 मिनट में खत्म कर दूँगा, तो निश्चित आप सही कह रहे हैं। किशोर बहुत बड़े नेता, पढ़े लिखे नेता, उनको आना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सबका अपना-अपना लक्ष्य है, सबका अपना-अपना मुद्दा है, निश्चित तौर पे मैं सब लोग अच्छा करें। आपको एक मजे की बात बताता हूँ नीरज जी। हुँ, एक मैं कल न्यूज देख रहा था कि एक थाना में 90 करोड़ का जाल आया था। जब उसका 90 करोड़ का ब्यौरा मांगा गया था तो दरोगा लिख के दिया कि तब दारू चुरा पी गया, चुरा पी गया। मुझे चुरा भी दारू पीता है। चूहा भी दारू पीता। यानी ये कह ये भ्रष्ट तंत्र बन चुका है, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है, हमारे नेताजी भ्रष्ट हैं, हमारे जो प्रशासन तो दैत्यों का अड्डा बन गया है ना। प्रशासन तो लोगों का जनहित का काम करता है, लेकिन वो तो दैत्य बन चुका है। आप एक छोटा-सा एफआईआर लिखाने जाइए, आपको बोलेगा 20,000 दीजिए, एफआईआर लिख देंगे। तो ये तो माने वहाँ दलाली का अड्डा बन चुका है थाना। आप वो ज्यादा आपका समय नहीं दूंगा, जी। 2-3 सवाल और करूंगा तो बताइए। एक मेरा सवाल है, दिव्यांग का पेंशन क्यों नहीं बढ़ पा अरे ये रहा? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा, दिव्यांग का पेंशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? दिव्यांग का पेंशन नहीं बढ़ रहा है, ये तो सरकार को डूब मरना चाहिए। दिव्यांग ये नहीं कह रहे कि हमको 20,000 का महीना दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि आप जो 400 रुपया दे रहे हैं, 400 रुपया दे रहे हैं, क्या उसको 1,000 रुपया नहीं किया जा सकता? 2,000 रुपया नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार को इसको ध्यान देंगे तब तो। उनको उनको पता नहीं क्यों, माने मैं यहाँ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को घेरना चाहूँगा। कि दिव्यांग सब जान रहे हैं कि दिव्यांग जो है अपने शरीर से सक्षम नहीं है, जी। कैपेबल नहीं है, तो उसको निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप भी राजनीतिक में आने वाले हैं। आज नहीं तो कल आप आइएगा, मगर क्या आपके दिव्यांग लोग उम्मीद करें कि नहीं? देखिए, मुझसे जितना संभव है, जहाँ संभव है, जिस प्रकार से संभव है, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग हमेशा समाज के हित में जितना संभव है, खड़े हैं और आगे अगर मौका मिला, किसी अगर राजनीतिक पद पे मैं गया और मौका मिला विधानसभा में जाने का, तो निश्चित तौर पे ये मुद्दा हम लोग उछालेंगे ही नहीं, बल्कि इसको लागू करवाएँगे। ये आज मैं इस न्यूज़ के माध्यम से आपसे वादा करता हूँ, अगर हम लोग को मौका मिला, विधानसभा में जाके सबसे पहला मुद्दा हम लोग रखेंगे कि दिव्यांग को जो 400 रुपया दिया जा रहा है, ये तो उसके मुँह पे तमाचा मारना हुआ ना। ये तो उसके ऊपर उसको लांछन देना हुआ कि तुम दिव्यांग हो, तुम इसी लायक हो। तो सरकार को इसको सोचना चाहिए और अगर हमें मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, तो सबसे पहला हमारा कदम होगा कि दिव्यांग का जो पेंशन है उसको बढ़ा के कम से कम आज के ज़माने में 400 में आप ढंग का 1 दिन का खाना नहीं खा सकते हैं। आप कैसे चाहते हैं कि पूरे महीने दिव्यांग उसको करें, और दिव्यांग का तो ज़्यादा माँग भी नहीं है, उनका तो माँग है कि भई जो बात उचित होना चाहिए वो हो। 3,000 रुपया हम लोग का मांग है। बस तो इसको तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा माँग है, ये तो बहुत छोटा माँग है और सरकार इसको चाहे तो 1 से 2 घंटे में लागू कर सकता है, क्या है इसमें? ये तो बहुत जी। छोटी माँग है।
और सरकार अगर लागू करती है तो निश्चित तौर पे ये दिव्यांग के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सरकार का भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि नहीं सरकार ने कुछ बेहतर किया है। स और अंतिम सवाल मेरा रहेगा ये हुँ, कि बहुत कड़वा स्वभाव है हुँ, तो मैं करूँगा हुँ। क्योंकि आसमानी कदम मुझे पीछे मिला लेकिन आसमानी कदम कहीं का नहीं है हुँ। इसके बारे में आप क्या करना नहीं, चाहें? मनीष कश्यप जी कहीं के नहीं है तो अपने आदत की वजह से कहीं पे नहीं है। उन्होंने उनको जितना बड़ा मौका बिहार की जनता ने दिया था, जितना बड़ा बिहार की जनता ने उनको सम्मान दिया था, उस सम्मान को पचा नहीं पाए। उस सम्मान को झेल नहीं पाए। वो राजनीतिक षड्यंत्र में फँस करके वो समझ नहीं पाए उनको क्या करना है। उनको और समझदारी डेवलप करनी चाहिए थी और राजनीतिक कूचक्र से बढ़ना था। हालाँकि उनका सोच अच्छा था कि राजनीति में जाके हम लोगों का भला करेंगे और आज उम्मीद उन्हीं को न विदेशी पूछ रहा है न आप पब्लिक को पूछ रहा है। निश्चित तौर पे और मैं यहाँ मैं समझता हूँ कि मनीष कश्यप जी की विफलता उनके खुद के कारण से हुआ है। अगर आप ये सूझ-बूझ के साथ चलते तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा नौबत नहीं आती। जाते जाते एक दौरान हमारे चैनल के लिए आप हमेशा कुछ नया बोलिए आज कुछ नया बोलिए। मैं नया सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने बिहारी पॉइंट के लिए, जितने भी बिहारी पॉइंट के दर्शक हैं, आप जानते हैं कि अपनी जान पर खेल करके अजय जी अ, आपके बीच एक से एक कड़वा सवाल पूछते हैं लोगों से बिना किसी निष्पक्षता के, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, जो सच्चाई है वही सवाल पूछा जाता है और ये दिखाता है कि बिहारी पॉइंट दर्शक के लिए हमेशा खरा है, दर्शक के लिए हमेशा अ, अपनी बात बेबाकिस उठाते हैं। हालाँकि इनका खामियाज़ा इनको कई बार भुगतना पड़ता है, कई सारे लोग इनके दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पत्रकार धर्म को निभा रहे हैं। तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस चैनल को हाइलाइट करें। धन्यवाद। थैंक यू नीरज भैया इतना समय देने के लिए अगले बार फिर एक नया मुद्दा के साथ फिर आपको आना होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी।